हेलो गाइस। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ यामाहा एक्सेस आर के जो बाइंग गाइड है। ठीक है, मैंने पिछले साल दिसंबर के 27 तारीख को मैंने यामाहा एक्सेस आर 155 ली। ठीक है, और ये गाड़ी लेने के बाद मेरे को ये एहसास हुआ, जब मैंने इस गाड़ी के बाइंग कॉस्ट, इंश्योरेंस, आरटीओ सब मिला के जब मैंने कॉस्ट को जब इकट्ठा किया, ठीक है, तो मेरे को पता चला कि मेरा भाई 11,000 रुपये के आसपास मेरा जो डीलर है उसने मार दिया। ठीक है, अभी देखिए, मैं एक चीज़ आप लोगों को ये कन्फर्म करना चाहता हूँ कि मैं आज एक्सेसर 155 के बाइंग गाइड के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, जो कि मैंने ईएमआई पे नहीं लिया है, हार्ड कैश पे लिया है। ठीक है, लेकिन ये जो बाइंग गाइड होगा ये सिर्फ यामा एक्सेसर के बारे में नहीं होगा, ये यामा के हर बाइक के बारे में होगा। और सिर्फ यामाहा नहीं, ठीक है, आप अगर कोई भी कंपनी का, जैसे कि सोच लीजिए आप होंडा का ले लीजिए, टीवीएस का ले लीजिए, बजाज का ले लीजिए, हीरो का ले लीजिए, किसी भी कंपनी का अगर आपने बाइक लेना चाह रहे हो, ठीक है, तो ये बाइंग गाइड आपके लिए मतलब इतना फ़ायदेमंद साबित होगा ना, मैं सच बता रहा हूँ भाई। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को बस बिना स्किप करके ना फास्ट टू लास्ट तक देखना है। ठीक है, और मैं और एक चीज़ आपको बोलना चाहता हूँ, ये सिर्फ टू व्हीलर के बारे में नहीं है। ठीक है, अगर आप कार ले रहे हो, ठीक है, अगर आपने डंपर लेके रखा है, ट्रक ले रहे हो, ठीक है, अगर आप मतलब हार्वेस्टर ले रहे हो ज़मीन पे जो चलते हैं, ठीक है, कोई भी गाड़ी आप ले रहे हो ना, तो मतलब इसका एक ऐसा ऑल इन वन मतलब एक बाइंग गाइड सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। ठीक है, एक एक हिसाब में एक एक पैसा आपको हिसाब करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से डीलर आपको आपका पैसा मारते हैं। ठीक है, फिर आप उसको बोल भी नहीं पाते हो। ठीक है, तो कहाँ से गाड़ी लेना है आपको, किस तरीके से डीलर के साथ डील करना है, ये सब कुछ सब चीज़ें मैं आपको बारीकी से बताऊंगा। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के साथ। देखिए, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली हिसाब पे आता हूँ। ठीक है, तो अगर आप एक्सेसर बाय करने जा रहे हो ना, तो ये हिसाब देखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आपका 8 से 10 हज़ार रुपया लगभग बचने वाला है। ठीक है, तो देखिए, मैंने पिछले साल 2025 के 27 दिसंबर को मैंने गाड़ी खरीदने गया। ठीक है, उस टाइम गाड़ी के एक शोरूम जो प्राइस थे वो थे आपके 1,50,815, जो आरटीओ पेपर में आप देख सकते हो। ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगा आपको, वो देख सकते हैं। मेरा जो आरटीओ चार्जेस लगा, जो कि मुझे बाद में मिला, ठीक है, उनका मुझे लगा 14,364 रुपया मेरे को आरटीओ ऑफिस में पे करना पड़ेगा। ये आपके आरटीओ ऑफिस तक वेरी हो सकता है। ठीक है, देखिए, और इंश्योरेंस का चार्जेस मुझे देना पड़ा 18,753 रुपये। ठीक है, देखिए, इंश्योरेंस दो टाइप के होते हैं। ठीक है, पहली बात देख लीजिए, दो टाइप के होते हैं। मैंने यहाँ पे दो चार्जेस लिख के रखा है। पहले चार्जेस देखिए, 18,753 रुपये। ये जो चार्जेस है ना, ये मैंने एक्चुअली 5 ईयर्स थर्ड पार्टी का और 5 ईयर्स फर्स्ट पार्टी का, ठीक है, टोटल इंक्लूडेड है यहाँ पे। ठीक है, और अगर आप 5 ईयर्स थर्ड पार्टी लेते हो और 1 ईयर्स आप लोग फर्स्ट पार्टी लेते हो, तब आपका इंश्योरेंस पड़ेगा लगभग 10 हज़ार के आसपास। ठीक है, देख लेना, दो इंश्योरेंस चार्जेस है, एक है 18,753 रुपये और एक है 9,900 रुपये, मतलब 10 हज़ार के आसपास। अगर आप 5 साल के थर्ड पार्टी एंड 5 साल के फर्स्ट पार्टी एक साथ ले लेते हो तो आपका 18,753 रुपये पड़ेगा, जो कि मैंने टाटा AIG का लिया है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप 5 साल के थर्ड पार्टी और 1 साल के फर्स्ट पार्टी का लेते हो तो आपके 10 हज़ार के आसपास पड़ेगा। ठीक है, तो ये तीनों चार्जेस, इसका मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगा, मेरा आरटीओ का स्क्रीनशॉट दे दूंगा और इंश्योरेंस का ऑफिशियल पेपर का मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगा। ठीक है, अभी देखिए, ये तीनों चार्जेस अगर मैं ऐड करूँ, ठीक है, तो ये तीनों चार्जेस ऐड करके मेरा प्राइस जो आते हैं गाड़ी का वो है 1,83,932 रुपये मेरे मामले में आया। ठीक है, जो कि है लगभग 1,84,000 के आसपास। अभी देखिए, अगर आप 5 साल के थर्ड पार्टी और 1 साल के फर्स्ट पार्टी लेते हो तो उस मामले में आपके जो गाड़ी का प्राइस आके खड़ा होगा वो होगा 1,75,000। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप? तो आपके गाड़ी के जो फाइनल कॉस्ट आएगा ये आपका आएगा, या अगर आप 5 साल के पूरे फर्स्ट पार्टी ले लेते हो तो आपका 1,84,000 आएगा, और अगर आप 5 साल 1 साल के फर्स्ट पार्टी लेते हो तो उस मामले में आपका गाड़ी का प्राइस आएगा 1,75,000 के आसपास। ठीक है, लेकिन मैंने जो डीलर को पे किया है वो किया है 1,95,000, मतलब डीलर मुझसे लिया है 95,000। ये 5 साल फर्स्ट पार्टी के इंक्लूडेड चार्जेस करके मेरे को लिया है 1,95,000। ठीक है, और अगर आप 1 साल के इंश्योरेंस
चार्जेस पकड़ के अगर चलोगे तो आपसे लिया जाएगा लगभग 1,85,000 रुपया, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप। तो आप कोई सा भी चूज कर लो, आपसे डीलर 10,000 ज़्यादा ले रहा है, ठीक है। मेरे मामले में मुझसे ज़्यादा लिया है 11,068 रुपये, जिनका कोई ऑफिशियल पेपर मेरे पास नहीं है। देखिए, ये जो 1,95,000 जब मैंने गाड़ी खरीदने गया है ना शोरूम पे, तो मेरे को बताया गया कि आज के टाइम पे, आज के दिन पे ऑन रोड प्राइस चल रहा है 1,95,000। तो मैंने बोला ठीक है भाई, 1,97,000 बोल रही थी, 2,000 घटा के ये लोग 1,95,000 किए, ठीक है। तो मैंने ऑन रोड पूरा प्राइस जो डीलर को पे किया है, ये पे किया है मैंने 1,95,000। देखिए इनका जो ये जब जिस दिन मैंने गाड़ी खरीदने गया, ठीक है, उसी दिन मेरे को 1,95,000 का एक बिल दिया गया। उसी दिन तो आपको आरटीओ भी नहीं मिला था मेरे को, और इंश्योरेंस के पेपर भी नहीं मिला था, क्योंकि मतलब जब खरीदेंगे ना तो मतलब इंस्टेंट आपको ये दो चीज़ें आरटीओ और इंश्योरेंस नहीं दिया जाएगा, आपको 3 दिन या 4 दिन या 5 दिन के बाद आपको दिया जाएगा। तो फिर क्या हुआ कि मुझसे ये जो 1,95,000 जिस दिन मैंने गाड़ी खरीदा, उसी दिन जब मुझसे 1,95,000 लिया गया, तो इसका जो बिल मेरे को दिया गया वो एक कच्ची बिल थी, ठीक है। देखिए, आप जब गाड़ी खरीदने जाएंगे ना, तो जिस दिन आप गाड़ी खरीदेंगे शोरूम पे, उसी दिन आपका पूरा पेमेंट का जो बिल आपको दिया जाएगा डीलर की तरफ से, वो कभी भी पक्की बिल नहीं होगा, कभी भी एक जीएसटी बिल नहीं होगा, क्योंकि ये लोग यहाँ पे धंधलेबाजी कर रहे हैं। तो इसीलिए आपको कभी भी पक्का बिल नहीं देगा। मैं ये बिल स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगा, ठीक है। और अगर आप 1 साल के इंश्योरेंस लेते हो तो वहाँ पे आपको 1,85,000 लिया जाएगा, 85,000 के आसपास, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। तो 85,000 के आसपास लिया जाएगा। लेकिन जब बाद में मुझे आरटीओ पेपर मिला और इंश्योरेंस पेपर मिला ना, तो फिर मैंने तो हार्ड कैश पे मतलब लिया था मेरा गाड़ी। तो फिर मैंने क्या किया कि उस दिन का एक शोरूम प्राइस, आरटीओ और इंश्योरेंस जब मिलाया, तो मैंने देखा कि भाई मेरा तो गाड़ी का कॉस्ट आ रहा है 1,84,000 के आसपास। तो डीलर ने किस बात की मुझे 11,000 ज़्यादा ली, ठीक है। तो फिर मैंने डीलर को कॉल किया, तो डीलर फिर बोलने लगे, मतलब वो लोग एक्चुअली बहाना बना रहे थे, वो खुद भी जानते हैं कि उसने ये घपलाबाजी की है। और देखिए पहली बात कि ये घपलाबाजी सिर्फ यामाहा एक्सेसर खरीदने जा रहे हो ना, इसके साथ नहीं है। ये घपलाबाजी हर शोरूम पे, हर कंपनी के, टीवीएस बोल लो, बजाज बोल लो, किसी भी कंपनी के आप गाड़ी खरीदने जा रहे हो ना, या तो फिर आप 4 व्हीलर खरीदने जा रहे हो, या तो फिर आप ट्रक, हार्वेस्टर कुछ भी खरीदने जा रहे हो ना, तो ये जो पैसा है 11,000, और जो बड़े गाड़ी होंगे उसके मामले में और भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये पैसा आपसे ज़्यादा लिया जाता है। देखिए, इनका कोई भी बिल आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको क्या बोलेगा डीलर कि भाई इनके साथ तो इंजन वारंटी इंक्लूडेड है, तो उसका फिर 3,000 लगेगा, फिर उस ये इंक्लूडेड है, वो इंक्लूडेड है, ठीक है। तो फिर आप कहना कि भाई जो भी इंक्लूडेड है 1,95,000 के अंदर जो भी इंक्लूडेड है उनका मेरे को बिल चाहिए। जैसे कि आपको एक शोरूम प्राइस मिल गया, आरटीओ पेपर में लिखा है, जैसे कि आपको आरटीओ का एक ऑफिशियल आपको पेपर मिल जाएगा, जैसे कि आपको इंश्योरेंस का एक अच्छा खासा जीएसटी मतलब एक ऑफिशियल पेपर मिल जाएगा, उसी तरीके से आपको बोलना है कि भाई ये जो एक्स्ट्रा 11,000 रुपया आप ले रहे हो ना, इनका मेरे को एक जीएसटी बिल दो, किस बात की आपने ली है 11,000 रुपया एक्स्ट्रा मुझसे, इसका मेरे को एक बिल दो। अगर आपने इंजन वारंटी पे कटी है, अगर आपने मतलब कैशलेस क्लेम पे कटी है, ठीक है, तो मुझे दो। तो ये डीलर आपको नहीं दे पाएगा। यही पे होता है असली घपला, ठीक है। आपको क्या करना है ये मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। लेकिन अभी मैं और एक चीज़ देख लेता हूँ यहाँ पे, कि जो लोग फाइनेंस पे गाड़ी लेना चाह रहे हो, ठीक है, ये पार्ट जो हार्ड कैश पे ले रहे हो ये स्किप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो फाइनेंस पे लेने जा रहे हो ना, ये फिर मेरे बात को थोड़ा सा सुन लीजिए, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि जिस दिन आप गाड़ी खरीदने जा रहे हो ना, ये फाइनेंस वालों के लिए मैं कह रहा हूँ, तो उसी दिन का एक शोरूम प्राइस आप देख लेना एक बार। एक शोरूम प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप देख लेना। देखिए, एक शोरूम प्राइस के बाद आप जब फाइनेंस करोगे, ठीक है, उनके बाद कुछ दिनों बाद आपको आरटीओ दिया जाएगा और इंश्योरेंस दिया जाएगा, समझ रहे हैं ना आप। तो आपका ये तीनों कॉस्ट मिल जाएगा उस दिन का, तो हो जाएगा आपका 1,83,932, 1,84,000। आपको बस ये प्राइस निकालना है कि उस दिन का कितना प्राइस आपका गाड़ी का निकल रहा है, ठीक है। अभी देखना है कि इस प्राइस में से आपने डाउन पेमेंट कितना किया है। सोचिए कि आपने 83,932 रुपया आपने डाउन पेमेंट कर दी, ठीक है, समझ रहे हैं ना। उसके साथ आरटीओ और इंश्योरेंस इस पे इंक्लूडेड है, उनके साथ सोचिए कि आपके रिमेनिंग जो अमाउंट है
ये 1 लाख का रह गया, ठीक है। 1 लाख का अगर रह जाता है तो इस 1 लाख रुपया आप जिस फाइनेंस से ले रहे हो, सोचिए कि आप टाटा से ले रहे हो या फिर एल से ले रहे हो या तो फिर आईसीआई से ले रहे हो, कहीं से भी ले रहे हो ना, तो आपको क्या करना है, आपके फाइनेंस के पेपर आपको डीलर को आपको ये पूछना है कि भाई मुझे फाइनेंस के पेपर दो, मतलब मुझे फाइनेंस के पेपर चाहिए, आप मुझे ऑफिशियल जो फाइनेंस के पेपर है वो दीजिए, ठीक है। अगर वो नहीं देते हैं, सपोज मान लीजिए कि वो नहीं दिया है, ठीक है, और आपको सोचिए कि टाटा एआईजी का आपको फाइनेंस करना पड़ा, तो आप क्या करेंगे, टाटा एआईजी के कस्टमर केयर पे कॉल कीजिएगा, वहाँ पे आपका फ़ोन नंबर से जो फाइनेंस मतलब ऑलरेडी होके रखा है उनके डिटेल्स आप लेंगे, उनका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स आप लेंगे, ठीक है। तो आपको कितना इंटरेस्ट रेट वहाँ पे मेंशन रहेगा, तो आपका अगर 1 लाख का रिमेनिंग अमाउंट है जो फाइनेंस से ले रहे हैं आप, ठीक है, तो उनका अगर 10% का इंटरेस्ट होगा तो 1,10,000 होगा, तो 10,000 आपका इंटरेस्ट हो गया, तो ये इंटरेस्ट इस प्राइस के साथ जुड़ जाएगा, फिर आपको कॉस्ट जितना देना पड़ेगा वो दीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर उससे भी ज़्यादा लिया जा रहा है, सोचिए कि आपने उस दिन का प्राइस आपका होगा 1,84,000 के आसपास, ठीक है, लेकिन उसके साथ आपने 10,000 का इंटरेस्ट पे किया तो 1,94,000 हो रहा है आपके, लेकिन आप देख रहे हैं कि भाई आपको पे करना पड़ा है 2,13,000 2,14,000, तो आप सोच लेना भाई कि आपके हार्ड कैश में जो ले रहे हैं उसका तो 10,000 ऑलरेडी मारा जा रहा है, ठीक है, आपका और भी 10,000 मारा जा रहा है, समझ रहे हैं ना आप क्या मैं बोल रहा हूँ। तो फाइनेंस वाले और भी ज़्यादा सतर्क रहना, जो हार्ड कैश वाले हैं वो सिंपल हिसाब है, ठीक है, आप सिंपली देख लेना, ठीक है। और किस तरीके से आप ये कॉस्ट से बच सकते हो ये मैं अगले पार्ट में मैं आपको बता दूंगा, तो वीडियो के अगले पार्ट जरूर देखना, ठीक है। थैंक यू। तो आपको एक्चुअली क्या करना चाहिए, आपको 2-3 चीज़ें करना चाहिए, ठीक है। पहली बात कि जब डीलर आपको बिल दे रहा है ना, पहली जो बिल दे रहा है, तो आपको ये चीज़ें करना है कि उनको बोलना है कि भाई मुझे आप कच्ची नहीं पक्की बिल दो, ठीक है। जो 1,95,000 का खर्चा मैंने बताया है ना, ये बिल आप कच्ची नहीं पक्की लेना, मतलब जीएसटी बिल आपको लेना है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, सोचिए कि आपके घर जहाँ पे है, आपकी पास वाली एक कोई भी मतलब यामा की आपकी सर्विस सेंटर है, शोरूम है, ठीक है, जहाँ पे आपको मतलब पार्ट्स या फिर इंजन ऑयल हो गया, सर्विस हो गया, इनके लिए आपको हर वक्त आना जाना लगा, मतलब आप जानते हो कि यहाँ पे ही मेरे को जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको उस शोरूम से बिल्कुल बाइक नहीं खरीदना है, ठीक है, क्योंकि ये शोरूम आपकी काम की है। तो आपको क्या करना है, आपको जो मेन डीलर है ना जहाँ से बाइक आ रहे हैं, तो उससे भी नहीं खरीदना है। आपको क्या करना है, इनके बीच के कोई आपको शोरूम पे जहाँ पे आपको जाना नहीं होगा, आप जानते हो कि भाई यहाँ पे मेरे को जाना नहीं है अगली बार, ठीक है, और मैं तो सर्विस वगैरह जो भी करवाऊँगा इसी शोरूम पे, मेरे पास वाले शोरूम पे करवाऊँगा, तो आपको ना ही पास वाले शोरूम पे जाना है बाइक खरीदने के लिए, ना ही आपको मेन डीलर के पास जाना है, ठीक है, क्योंकि 2 शोरूम आपको बाद में ज़रूरत पड़ेगा, इन 2 शोरूम का आपको ज़रूरत पड़ेगा। तो जिस यामा शोरूम को आपको आप जानते हो कि इतने दूर में अगर इस शोरूम से मैं ले लूँ तो इनको फिर मतलब इतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो आपको उन्हीं शोरूम से बाइक खरीदना है, ठीक है। बाइक आप चुपचाप खरीद लो, कच्ची बिली ले लो, ठीक है। उनके बाद जब आपका इंश्योरेंस पेपर आ जाएगा, जब आपके आरटीओ पेपर आ जाएगा, ठीक है, इंश्योरेंस तो 1 दिन के बाद ही दे देते हैं और आरटीओ भी आपका 3-4 दिन या फिर 5 दिन की मैक्सिमम टू मैक्सिमम अभी 1 हफ्ता लगता है, तो इनके बीच में ही आपको आरटीओ इंश्योरेंस पेपर मिल जाता है, ठीक है। अब जब आपको टोटल मतलब सारे पेपर्स मिल जाएंगे, बाइक का आपका एक शोरूम प्राइस जो आरटीओ पेपर पे ही लिखा रहेगा, ठीक है, तो एक शोरूम प्राइस आ गया आपका, आरटीओ आ गया, इंश्योरेंस आ गया, ये 2-3 चीज़ें जब आपके साथ पास आ जाएगा आप कैलकुलेशन कर लेना, और डीलर ने आपको आप कैलकुलेशन करके देखना, या फिर आपने अगर पहले बाइक ले ली, ठीक है, तो उनका भी अगर आप कैलकुलेशन बैठाओगे ना, तो आप देखोगे कि भाई आपके बाइक में 8 से 10 हज़ार रुपया आपको ज़्यादा लिया गया है, ठीक है, मैं आपको गारंटी के साथ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आप फिर क्या करेंगे, आप डीलर को फ़ोन करेंगे कि भाई मेरे से ये 10,000 रुपया आपने ज़्यादा ली, तो फिर इनका क्या करना है, ठीक है, वो लोग आपको समझाएगा कि भाई हम तो आरटीओ करते हैं, नंबर प्लेट लाते हैं, ठीक है, तो नंबर प्लेट में क्या होता है कि हमको आरटीओ ऑफिस में थोड़ा सा घूस देना पड़ता है, ब्राइब देना पड़ता है, ठीक है, जो कि हर गाड़ी में किसी के 4,000, किसी के 3,500, किसी के 5,000 होता है, ठीक है। तो आपको ये बात बिल्कुल नहीं सुनना है, ठीक है, आपको ये बात बिल्कुल नहीं सुनना है, आपको बोलना है कि भाई कौन क्या ले रहा है इनका मेरे को कुछ अता पता नहीं है, ठीक है। आप या तो फिर जीएसटी बिल दे दो ये पूरे 1,95,000 का, या तो फिर आप क्या करो कि भाई मेरे जो 11,000 रुपया है इनको लौटा दो, ठीक है। वो लोग कहेंगे कि भाई आपको फिर तो गिफ्ट दिया गया, हेलमेट दिया गया, तो ये फिर हम खर्चा कहाँ से लाएंगे,
तो भाई इनका खर्चा कहाँ से लाएंगे ये वही जानते हैं, ठीक है। आप कहना कि भाई आप हेलमेट ले लो वापस, आप मेरा जितने भी एक्सेसरी लगा दिया है ना आप वापस ले लो, ठीक है। लेकिन मेरे मेरे से जो आपने 10,000 11,000 ज़्यादा लिए ना वो मेरे को लौटा दो, ठीक है। मतलब आप 1 लाख जो मेरे हिसाब में जो 1,83,000 मतलब 1,84,000 के आसपास आया था, मुझे वही खर्चा पे करना है। और बाकी का जितना भी आपने दिया है ना हेलमेट वगैरह सब कुछ आप ले लो। आप मेरे को क्या कीजिए वो 10,000 11,000 रुपया वापस दे दीजिए, ठीक है। अगर वो लोग कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं तो आप लोग क्या कीजिए उस शोरूम के लिए आप मेन डीलर पे कंप्लेन कीजिए। मैंने आपको बताया है ना कि मेन डीलर से आपको क्यों गाड़ी नहीं खरीदना है, तो मेन डीलर पे जाके आपको कंप्लेन करना है, ठीक है। मेन डीलर अगर कोई भी एक्शन नहीं लेता है, ठीक है, तो आप क्या करें कि कंज्यूमर कोर्ट में आप कंप्लेन करें, ठीक है। कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन करें। और अगर कंज्यूमर आपको कुछ नहीं करना है भाई, आप सोच रहे हो कि ये भाई बहुत झंझट वाली बात है, कुछ झंझट वाली बात नहीं है। आप बस मेन डीलर को फ़ोन कीजिए कि भाई मेरे ये मामला है, इतना ज़्यादा मेरे से लिया गया, आप अगर नहीं देते हो तो मैं कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन करूंगा। अगर कंज्यूमर कोर्ट में आपका कंप्लेन नहीं ले रहा है, ठीक है, तो आप क्या करो डायरेक्ट जीएसटी ऑफिस में आप कॉल करो, और जीएसटी ऑफिस में कॉल करके आप क्या करो उस डीलर के बारे में आप रिपोर्ट करो, ठीक है। अभी देखिए ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ यामाहा पे हो रहा है, ये इंडिया के हर बाइक कंपनी है, हर कार कंपनी, हर एक कंपनी के ये चीज़ें चल रहे हैं, ठीक है। मतलब एक सोचो आप एक बाइक में अगर 10,000 मारा जा रहा है, 12,000 मारा जा, हार्ड कैश पे ले रहा हो उसका मामला ये है, ईएमआई में लोगे तो उनका भी हिसाब अलग है, वो मेरे को पता है, ठीक है। लेकिन मैं हिसाब से नहीं जा रहा हूँ। अगर हार्ड कैश पे भी ले रहे हो ना तो भाई अगर एक बाइक पे 10,000 मारा जा रहा है ना, तो आप अगर एक कार लेने जा रहे हो, ठीक है, तो कार का प्राइस अगर 4 लाख होगा ना, आप कैलकुलेशन करना, ठीक है। सारी ईएमआई वगैरह सब कुछ लेके, या फिर हार्ड कैश पे ले रहे हो तो आरटीओ इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ लेके आप कैलकुलेशन करना, ठीक है। आप देखना आपका पक्का आपका 30 से 40,000 मारा गया है उस गाड़ी में, ठीक है। अगर आप डंपर ले रहे हो, ट्रक ले रहे हो, ठीक है, तो उन पे तो कितना लाख मारा जा रहा है आपका आपका पता भी नहीं, ठीक है। हार्वेस्टर ले रहे हो तो उनका लाख लाख रुपया मारा जा रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली इसी तरीके से डीलर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको इस चीज़ को ध्यान नहीं रखना है, डीलर के मतलब डीलर के लिए आपके सिंपैथी नहीं रखना है, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला कि आपके पास वाली जो शोरूम है यहाँ से आपको गाड़ी नहीं लेना है, जहाँ पे आपको आना जाना रहेगा, ठीक है। और आपके मेन डीलर के से भी आपको गाड़ी नहीं लेना है। कहाँ पे लेना है? बीच वाले जो है, ठीक है। या तो आप थोड़ा सा दूर जाके गाड़ी ले लो, चाहे कितना भी ले ले, वो अगर 1,000 1,500 ज़्यादा भी ले रहे तब भी ले लो उनसे, ताकि आगे जाके आप उनसे झगड़ा कर पाओ, आप उनको बोल पाओ कि भाई आप इतना लिया है तो आप दे दो, ठीक है। मेरे मामले में क्या हुआ कि मैंने मेरे पास वाले शोरूम से मैंने गाड़ी ले ली, ठीक है। अभी क्या है कि मेरे को ये गाड़ी 5 साल तक मेरे इंश्योरेंस क्लेम वगैरह सब कुछ इसी शोरूम पे करना है, ठीक है। हालांकि इंश्योरेंस का इतना चिंता मेरे को है नहीं, लेकिन पार्ट्स वगैरह के मामले में मेरे को ये शोरूम आना जाना रहेगा और इनके साथ मेरे बहुत अच्छा रिलेशन है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इस शोरूम के अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं ले पाया, ठीक है। लेकिन अगर आप लेने जा रहे हो आगे, ठीक है, अगर आपने ले लिया तो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आप लेने जा रहे हो ना तो भाई आपको ये चीज़ें ध्यान पर रखना है, ठीक है, कि आपको इसी शोरूम से नहीं गाड़ी खरीदना है, कोई बीच वाले कोई शोरूम से आप गाड़ी खरीदो। और फिर ये चीज़ें और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, ठीक है, अगर आपका पैसा बचता है यहाँ से तो मेरे को कमेंट करो, ठीक है। और एक कमेंट में एक थैंक यू लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू भाई।